ठाकुर के कुएं में कितना पानी, इसी का फैसला होगा अगले 1 घंटे में। हमारे साथ चर्चा के लिए तमाम विशेष मेहमान मौजूद है। AK वाजपेयी साहब प्रवक्ता है LJP के, माधव आनंद साहब प्रवक्ता है RLJD के, GM शाहीन साहब नेता है JDU के, ठाकुर अभिषेक सोम क्षत्रिय नेता है, दानिश इकबाल साहब RJD के समर्थक है, RJD का पक्ष रखेंगे, और अपर्णा भारती राजनीतिक विश्लेषक है, आशुतोष कुमार झा अध्यक्ष ब्राह्मण महासभा है, प्रोफेसर गंगा साहे मीणा साहब असिस्टेंट प्रोफेसर है JNU में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। मैं दानिश इकबाल साहब, हालांकि आप यहां पर पक्ष रख रहे हैं RJD का, दानिश इकबाल साहब हमारे साथ नहीं जुड़े। AK वाजपेयी साहब, आपके साथ चर्चा की शुरुआत करूंगी। ये जो खेल ब्राह्मण ठाकुर के कुएं में कितना पानी, किसकी भूख किसकी रोटी, ये किसने शुरू किया है, कौन है इसके पीछे? देखिए, लालू प्रसाद जो यादव है, जो कि एक सजा याफ्ता है चारा घोटाले में, जेल में भी रहे हैं, अभी जमानत पे हैं, उनकी राजनीति ऐसे ही चली है। आप देखिए शुरुआत से, जब उन्होंने एक बार नारा दिया था भूरा बाल उखाड़ो, तो क्या था वो? भूरा बाल का मतलब ये था कि भूमियार, राजपूत, ब्राह्मण और लाला लोग, तो ये तो हमेशा डिवाइड करते रहे। 15 साल राज किया, और वो भी जंगल राज की बकायदा वहाँ पे पहचान रही बिहार में। हमेशा बीमारू राज रहा, हमेशा पिछड़ा राज रहा, और इन्हीं बातों से कर करा के राज करते रहे। उसके बाद आ गए नीतीश बाबू। नीतीश बाबू ने क्या किया? नीतीश बाबू ने यही किया, पिछड़ा अति पिछड़ा, महादलित, दलित, महादलित। LJP ने नहीं किया, तो ये लोग रामविलास पासवान ने नहीं किया। पहन के ये जो जाति की राजनीति है, मैं सीधा सीधा सवाल आपसे पूछ रही हूँ। हमने कभी नहीं किया, ना 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 ना, दलितों की बात नहीं की आपने, शोभना जी, हमने कभी नहीं की। हमने समाज को, हमारे पासवान साहब हमेशा अपर कास्ट की बात करते थे, दलित की बात करते थे, राजपूतों की, और सारे के सारे लोग हमारे उनकी पार्टी में भी रहे, और जनता दल में भी सभी लोग रहे। पहले समाजवाद की पैरवी करते थे ये दो लोग। लेकिन वाजपेयी साहब सारी जातियों की, सभी धर्मों की बातें कर कर कभी बिहार में आप अपने दम पर सरकार क्यों नहीं बना पाए? हमेशा आपको सपोर्ट ही क्यों करना पड़ा? भाई आप तो सबकी बात करते थे। लालू यादव जो है डिबेट बयान किसने दिया है? ये बयान किसने दिया? बीजेपी जो है वो सवर्णों की राजनीति करती है, आप कोई राजनीति ऐसी नहीं करते। सवाल ये नहीं है, फुल बहुमत में शोभना जी, सवाल ये नहीं है। अरे हमारी राजनीति, हमने थोड़ी बयान दिया है। बयान किसने दिया है? बयान मनोज झा ने दिया है। ठीक है, कौन उनको गालियां दे रहा? मनोज झा का, RJD का नेता ही गाली दे रहे। ये आपसी प्रतिद्वंद्व है उनका। हम एक भूमि आपको बता रहे थे कि लालू और नीतीश किस तरह की राजनीति हमेशा करते रहे बिहार में, हम उसके संदर्भ में बात कर रहे थे। तो क्या जातियों के मकड़ जाल में ही आप बुन के रहेंगे हमेशा? आप ढकोसले की राजनीति करेंगे? यही सवाल तो मेरा है आप सभी नेताओं से, और कहेंगे कि हम बिहार को भला करें। वाजपेयी साहब, यही तो मेरा सवाल है कि दुनिया चांद पे पहुंच गई, दुनिया कहां की कहां पहुंच गई, विकसित देश बन गए देश। हम क्या इसी जाति, धर्म, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ब्राह्मण, जाट, ठाकुर, इसी में फंसे रहेंगे? माधव आनंद, शब्द का प्रयोग करना, और मनोज झा जैसे पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर भी हैं, उनको अच्छी तरह पता है कि जाति सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आखिर उन्होंने प्रयोग क्यों किया? क्योंकि RJD का चाल चलन चरित्र विचार हमेशा सवर्ण विरोधी रहा है। जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्ण हैं, जब उनके आरक्षण की बात जब उन्होंने की और संसद में जब बिल आया, तो यही RJD का पूरा कुनबा उस जैसे बिल का विरोध करने का काम किया है। और वाजपेयी जी ने तो सही कहा, लालू यादव जी की पूरी राजनीति इसी पे टिकी हुई है। उन्होंने बूढ़ा बाल नारा साफ करने का नारा दिया था, और एक तरह से सवर्ण और पिछड़ों के बीच कैसे मतभेद किया जाए, पूरी राजनीति जो है उसी के इर्द गिर्द लालू यादव की जैसे घूमती रही है। माधव आनंद, अपने दिल पर हाथ रखिए, क्या सिर्फ ये काम RJD या आप जिस पर भी आरोप लगा रहे हैं वही करते हैं? आप बाकी सारे राजनीतिक दल जो हैं वो दूध के धुले हुए हैं? आप लोग जातियों की बात नहीं करते हैं, आप लोग धर्म की बात नहीं करते हैं? दिल पर हाथ रखकर जवाब दीजिएगा। दिल पे हाथ रख के बोल रहा हूं, यह बयान किसका है? यह बयान किसका है? यह बयान मनोज झा का है, जो RJD के जैसे राज्यसभा मेंबर हैं। यह बयान NDA के किसी नेता का नहीं है, यह बयान हमारे पार्टी या वाजपेयी जी के पार्टी का नहीं है। ये जानबूझ के दिया गया बयान है। अरे मनोज झा ने तो बार बार ये साफ किया ना कि किसी जाति विशेष के लिए वो नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सबके भीतर एक ठाकुर है, यानी एक सुपीरियरिटी है हम सबके अंदर, हमारे अंदर एक घमंड बसता है, इस पर इशारा था।
शोभना जी, जब सदन में महिला विधेयक पे जैसे चर्चा हो रही थी, महिलाओं के आरक्षण पे चर्चा हो रही थी, उसमें यह कहां ठाकुर फिट बैठता है? यह आप बताइए। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको तो बहुत पहले से मैं जानता हूं, लेकिन आप बताइए सदन में उस दिन चर्चा किस विषय पे थी? किस विषय पे चर्चा होनी चाहिए थी? मनोज झा को बात करनी चाहिए थी महिला। देखिए, ये तो सांसद का अपना फैसला है ना, वो किस भाषण पर वो सेलेक्ट करता है, कौन सी कविता वो सुनाता है। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कह सकती हूँ, और आपने क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार कहकर इतना सम्मान दिया, तो इसलिए बड़ी उसी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहती हूं कि हम्माम में सब एक से हैं। आप कोई भी राजनीतिक दल उठा लीजिए, आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जाति और धर्म की राजनीति की है, समाज को बांटने का काम किया है। अगर आज ये इस स्थिति में हम लोग खड़े हुए हैं, तो शायद उसका जो पूरा डिस्क्रेडिट है वो आप राजनीतिक दलों को जाता है। एक लाइन जोड़ना चाहूंगा। आपने कहा कि वो सांसद का प्रिविलेज होता है। आपके चैनल पे मैं बैठा हूं, आप एंकर हैं, आप मॉडरेटर हैं, आपका विषय कुछ और हो और मैं कुछ और विषय पे चला जाऊं, तो क्या आप मुझे बोलने देंगे? आप कहेंगे कि माधव जी अब शांत हो जाइए, विषय से जैसे विषयांतर मत होइए। तो निश्चित रूप से सोची समझी ये रणनीति है, साजिश है। और ये ठाकुरों का अपमान, कि किस तरह सवर्णों को लगातार अपमानित करने का काम आरजेडी किया है। और खुद जो है तो मनोज झा ब्राह्मण है, ब्राह्मण होकर माधव आनंद साहब, आज भी गांव में घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, छुआ हुआ कुछ जातियों का नहीं खाया जाता है। क्या बात कर रहे हैं? समाज की हकीकत को समझिए, उससे मुंह मत मोड़िए। सवर्ण और दलित और ओबीसी करना आप नेता बंद कर दीजिए। मैं ठाकुर अभिषेक सोम का रुख करना चाहूंगी। आज हम लोग चंद्रमा पे पहुंच गए। अब जाति पाति धर्म मजहब की बात नहीं होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए। जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, उस पर भरोसा करना चाहिए। डेवलपमेंट की बात होनी चाहिए, न कि लालू यादव का जो पैटर्न है और मनोज झा का जो पैटर्न है, उस पैटर्न पे हम लोग को चलना चाहिए। ठीक है, ठाकुर अभिषेक सोम, क्या ठाकुरों का अपमान किया मनोज झा ने? देखिए शोभना जी, जो भी मनोज झा जी ने जो बयान दिया है, कहीं ना कहीं लालू जी की सहमति से ये बयान दिया होगा और क्षत्रिय समाज का पूरे देश में अपमानित करने का काम किया है। अगर क्षत्रिय ना होते तो मुझे लगता है हिंदुस्तान भी ना होता। मैं राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के ये बोल रहा हूं, क्षत्रियों ने अपनी विरासतों को, रियासतों को दान दे दिया, तब हिंदुस्तान का निर्माण हुआ है। अपने जमीन जायदाद तक पिछड़े वर्गों में बांट दी कि पिछड़े वर्ग तरक्की करें, आगे बढ़ें, तब जाके हिंदुस्तान की तस्वीर पूरी दुनिया में उभर कर आई है। अगर क्षत्रिय ना होते तो मुझे लगता पूरा हिंदुस्तान ही ना होता। दुनिया के नक्शे में हिंदुस्तान को बनाने में सबसे बड़ा अगर कोई योगदान है तो क्षत्रिय समाज का है। और इतिहास गवाह है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि किसने क्या योगदान दिया है, कौन सी लड़ाई किस समाज ने लड़ी है, क्या किया है। भारतीय का बिल्कुल बराबरी का योगदान है, चाहे वो समाज के आखिरी पायदान पर बैठा व्यक्ति हो और चाहे राजा हो। ये जो आप लोग कह के बांटते हैं ना कि नहीं साहब हमने ज्यादा किया या इसने ज्यादा किया, उसने ज्यादा किया, ये आपको सही लगता है? सब लिखा हुआ है इतिहास के पन्नों में। हाँ। किसने क्या किया है, शोभना जी, सब लिखा हुआ है कि इतिहास के पन्नों में किस समाज ने किसकी सबसे बड़ी भागीदारी रही है। वो पढ़ा लिखा वर्ग हिंदुस्तान के जो निर्माण गंदगी साफ करता था, वो लिखने की स्थिति में नहीं था। ये आप लोग क्यों नहीं समझते? मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। ये क्षत्रिय समाज के अपमान की बात है। करने वाले ने कभी इतिहास लिखा? क्या वो इतना पढ़ा लिखा होता था उस युग में? इतिहास लिखने वाले भी तो वही पढ़े लिखे लोग थे ना, जो समाज के ऊपर मेरी बात को आप या तो आप ही बोल दीजिए। आपको सुनना नहीं है तो हमको बुलाया क्यों? अच्छा चलिए सुन लेते हैं। समाज की सबसे बड़ी भागीदारी है हिंदुस्तान के अंदर, हिंदुस्तान को बनाने के लिए। और आज क्षत्रिय समाज को अपमानित किया जा रहा है। कोई भी राजनीतिक दल है, देखिए बॉलीवुड फिल्मों से लेकर राजनीति करने वाले जितनी भी सरकारें हैं, क्षत्रिय समाज को अपमानित करती हैं, अपमानित करने का काम करती हैं। इन लोगों ने हमारा शोषण किया है। ये मुद्दा बनाया जा रहा है। हम लोगों के त्याग को ना समझकर, हमारे बलिदानों को ना समझकर हम लोगों को ये अपमानित कर रहे हैं। अच्छा। तमाम सरकारें हमारे समाज को अपमानित कर रही हैं। तमाम बॉलीवुड की फिल्में, ये ट्रेंड बन चुका है। और सुनिए, हम लोग इतने कमजोर नहीं हैं। हम पहले भी तख्ता पलट करने की ताकत रखते थे और आज भी ताकत रखते हैं। हम एकजुट हैं। ये सरकारें समझ ले, हम किसी के मोहताज नहीं हैं। ठाकुर साहब एक चीज और मोहताज नहीं है। ये बताइए कि 21 तारीख को हमारे पूर्वज, 21 तारीख को बयान दिया, 26 तारीख को आपको अपमान याद आया। हिंदुस्तान हमारी जागीर, हम लोगों ने जागीर दे दी, तब हिंदुस्तान का निर्माण हुआ है और हमें इस बात पे गर्व है। अगर आप लोगों ने कोई जागीर दी हो, कोई रियासतें दान की हो, तो हमें बताइए
किसकी कितनी बड़ी भागीदारी रही है। हमें इस बात की हमें गर्व है कि हिंदुस्तान हमारे बाप दादाओं की जागीर है। लेकिन जिसने रियासत दी और जो इस आखिरी पायदान पर बैठा इस समाज का व्यक्ति है, मैं दोनों का योगदान बराबर मानती हूं। दानिश इकबाल साहब, एक आरजेडी का नेता, एक आरजेडी जी शोभना जी, हमें इस बात का गर्व है कि हिंदुस्तान हमारे बाप दादाओं की जागीर है, था और रहेगा। हमारे बाप दादाओं ने इस हिंदुस्तान को निर्माण में रियासतें दान की है। सबको बराबर मानती हूँ, मैं सबको बराबर मानती हूँ, सबका योगदान बराबर मानती हूँ इस हिंदुस्तान के बनने में, इस हिंदुस्तान के आगे बढ़ने में। दानिश इकबाल साहब, इतिहास के पन्नों में आप भी बता दीजिए। दानिश इकबाल साहब, मेरे को अगले मेहमान का रुख करना होगा। अभिषेक जी, आप पानी पी लीजिए, बहुत गुस्सा हो गए, मैं यहाँ हंस रही हूँ। दानिश इकबाल साहब, आरजेडी का एक नेता कविता पढ़ता है, आरजेडी का ही दूसरा नेता उसके विरोध में खड़ा हो जाता है, ये संयोग है या प्रयोग है? ना तो ये संयोग है ना तो ये प्रयोग है, ठीक है। पहले समझने की भर की देरी है। ये जो ठाकुर वर्सेस आपका जो भी ब्राह्मण चल रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए ये साजिश रची गई है। आप देखिएगा कि जो ये कविता लिखी गई है, ये कविता है, ये कविता के संदर्भ में बोला गया है, ना कि किसी चीज को टारगेट किया गया है। कविता लिखने वाले हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। उस दौर में जब प्राचीन काल में जिस तरीके से जो जाति समुदाय को लेकर के जो भेदभाव होती थी, उस संदर्भ में ये कविता लिखी गई है। पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने की कोशिश की है। लेकिन आज के जो दौर में जितने हिंदुस्तान की आवाम है, उनको पता है कि ये किस संदर्भ में ये बयान, ये कविता बोली गई है। आप देखिएगा, जब ये राज्यसभा सांसद भवन में दानिश इकबाल साहब, आप कह रहे हैं साजिश है, गुमराह किया जा रहा है, तो क्या आनंद मोहन साहब का बेटा जो कि आरजेडी का हिस्सा है, क्या वो गुमराह कर रहा है, क्या वो साजिश रच रहा है? भाई आप ही कविता सुनाते हैं, आप ही सवाल खड़े करते हैं, बाद में भले ही जेडीयू और बीजेपी इस पूरे मुद्दे को लपकती है, लेकिन ये समस्या, ये बयान, ये कविता तो सब आपका खड़ा किया हुआ है। नहीं, कविता किस संदर्भ में बोली गई है पहले उसको देखना है ना। ये किसी जाति समुदाय को टारगेट करने के लिए नहीं बोला गया था। ये कविता महिला आरक्षण में इस कविता का योगदान मुझे समझ में नहीं आया। महिला आरक्षण की बहस में ठाकुर पे कविता सुनाना मेरी समझ से परे है। अगर आप समझते तो समझ जाते हैं कि इसको किस संदर्भ में बोला गया है। जो आज का आप एक तरफ आरक्षण दे रहे हो, लेकिन एक तरफ आप जो है जाति उन्माद पैदा कर रहे हो। आप अभी भी आरक्षण के नाम पे लोगों को ठगने का काम करते हैं। भाजपा की जो हुकूमत है, आरक्षण के नाम पे लोगों को ठगने का काम किया है। उसी संदर्भ में ये कविता पढ़ के बोली गई है। आपने सब कुछ तो दिया, लेकिन सबका मालिक कोई और बना करके रख दिया। आज भी कई सारे हिंदुस्तान के कोने में ना तो घोड़ी चढ़ने की इजाजत दी जाती है, ना तो पगड़ी पहनने की इजाजत दी जाती है, और ना तो आज भी कितने जगह पे ऐसे हैं जो पांव में चप्पल पहन करके किसी के दरवाजे पे जाने की इजाजत नहीं है। ये सारी चीज आज के युग में भी हो रही है। तो फिर काहे का जो ये जो दानिश इकबाल साहब, जितनी अच्छी बातें आप मुझे समझा रहे हैं, अगर ये चेतन आनंद साहब को समझा देते तो शायद ये विवाद ही खड़ा नहीं होता। जो कविता की इंपॉर्टेंस आप मुझे बता रहे हैं, जिस कंटेक्स्ट में बात की गई है, चलिए मुझे तो समझ में आ रहा है और काफी लोगों को समझ में भी आ रहा होगा। जिन्हें राजनीति करनी है वो राजनीति भी करेंगे, उनका काम है। लेकिन ये जो ज्ञान आप मुझे दे रहे हैं, ये अपने ही पार्टी के नेता को अगर समझा देते तो शायद ये विवाद ही खड़ा नहीं होता। विवाद तो आप ही की तरफ से खड़ा किया गया। मैं उनके मुंह में अपनी जबान तो नहीं दे सकता ना, उनका अपना सोच है। लेकिन जो पब्लिक, जिसको आवाम को जो समझना था, जिस संदर्भ में ये बात कही गई थी, आवाम समझ चुकी है, इसलिए आवाम गुमराह नहीं होने वाली। ठीक है, आशुतोष कुमार झा, मैं आऊंगी। माधव आनंद, माधव जी मैं आऊंगी आपके पास। पहले मैं एक बार सारे मेहमानों का रुख कर लूं। आशुतोष कुमार झा, क्या ये सिर्फ वोट की राजनीति है? इसको ब्राह्मण वर्सेस राजपूत या कहिए ठाकुर वर्सेस जो भी आप समझ लीजिए, क्या ये सिर्फ वही लड़ाई है वोटों की? वरना मनोज झा साहब ने कुछ गलत नहीं किया या उन्होंने गलत किया? क्या पक्ष है आपका? देखिए, मनोज झा जी ने जो बोला, वह आवाज आ रही है? मनोज झा जी ने जो बोला वो संदर्भ कहीं से गलत नहीं है, लेकिन वो मनोज झा जी एक ब्राह्मण होके नहीं बोले। वो मनोज झा जी एक आरजेडी के सांसद के तौर पर उन्होंने अपनी बात रखी, उसको आनंद मोहन जी ने वर्सेस ब्राह्मण बना दिया। इसमें गलती आनंद मोहन जी की है, लवली आनंद जी की है, जो वो बातों को, तथ्य को तोड़ मरोड़ कर उसको ब्राह्मण वर्सेस क्षत्रिय का उन्माद फैलाने की कोशिश की, और उनकी वो व्यक्तिगत राजनीति का हिस्सा है। हम ये मानते हैं कि ये ब्राह्मण और क्षत्रिय को लड़ाने के लिए ये जानबूझकर नाटक कर रहे हैं लवली आनंद और आनंद मोहन जी।
मनोज झा जी ने जो बोला है वो ये बोला है कि सभी सामंतवादी सोच, ठाकुर से उनका मतलब सामंतवादी सोच था, चाहे वो ब्राह्मण में हो, चाहे ठाकुर में हो, चाहे जादव में हो, चाहे कुर्मी में हो। हम तो कहते हैं मधेपुरा का जो जादव था वो क्या सामंतवादी नहीं किया है? क्या पटना के कुर्मी और जादव सामंतवादी नहीं थे? क्या ब्राह्मण सामंतवादी नहीं थे? क्षत्रिय सामंतवादी नहीं थे? सभी जो जिसके पास जमीन जायदाद थी, जिसके पास संपदा था, जो राज करता था, दरभंगा महाराज क्या राजा नहीं थे? क्या उन्होंने अपने रियासत दान नहीं किया? तो मतलब कुल मिलाकर हम ऐसा नहीं मानते। ये कह रहे हैं कि इस पूरे मुद्दे को बेवजह बढ़ाया गया, ब्राह्मण वर्सेस राजपूत करने की कोशिश की गई, जबकि मनोज झा की ऐसी कोई मंशा नहीं। प्रोफेसर साहब, मैं आऊंगी आशुतोष जी। प्रोफेसर गंगा साहब, मीणा साहब भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, जेएनयू में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। मीणा साहब, आपका क्या पक्ष है? इस पूरी बहस को आप सुन रहे हैं, उसके बाद अपर्णा जी आपके पास आऊंगी, राजनीतिक विश्लेषक भी मेरे साथ हैं। आवाज कट गई है। मुझे सुनाई दे रहे हैं आप? मुझे सुनाई दे रही है आपकी आवाज। शोभना जी, क्या आप रिपीट कर सकते हैं? मेरा सवाल आपसे यह है कि इस पूरी चर्चा को आप सुन रहे हैं, ये संयोग है या ये प्रयोग है या ये वोट की राजनीति है कि तमाम जातियों को आपस में लड़ाओ, या पहले से जो उनकी दुश्मनी चली आ रही है या जो मनभेद चले आ रहे हैं उसको कैश करो और अपनी अपनी झोली में वोट भरो? क्या समझ है आपकी इस पूरे जो चर्चा चल रही है उसको लेकर? देखिए, जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक कड़वी सच्चाई है और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी हम उससे मुक्त नहीं हो पाए हैं, बल्कि उसमें और गहरे घुसते चले जा रहे हैं। जैसे कि पूर्व के दो साथियों के वक्तव्य आपने सुने कि वो कैसे अपनी अपनी जातीय अस्मिता को बचाने की बात कर रहे हैं। आज हमको इस बात पर एकजुट होने की आवश्यकता है कि हम किसी भी तरह के भेदभाव को, किसी भी तरह की ऊंच नीच को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ें। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, और अपनी उस अस्मिता को आज का बंटवारा नहीं है मीणा साहब, ये आज का बंटवारा नहीं है। लेकिन अगर एक कविता ऐसी सुनाई गई जिसमें बार बार सांसद के द्वारा ये साफ किया गया कि भाई ये इसमें ठाकुर जो है वो किसी जाति का अपमान नहीं है, तो क्या इस पर क्या टेक है आपका? देखिए, उस कविता के बारे में दानिश साहब ने कहा और बिल्कुल सही कहा कि वो ओम प्रकाश वाल्मीकि की कविता है। और ओम प्रकाश वाल्मीकि एक दलित समुदाय से आने वाले बहुत बड़े लेखक है, दलित साहित्य में उनका बहुत बड़ा नाम है, और उन्होंने उस कविता के माध्यम से जाति की उस सच्चाई को ही बखान किया कि सारी मेहनत तो दलित करें, सारी मेहनत तो कमज़ोर लोग करें, और वास्तव में उस पर अधिकार किसका बना रहे? वो वर्चस्वशालीवान ठाकुर प्रतीकात्मक है ऊंची जातियों के लिए, और उसी को मनोज झा ने पेश किया। तो महिला आरक्षण बिल के बारे में उन्होंने संभवतः ये सोच के प्रस्तुत किया कि देखो कैसे समाज में गैर बराबरियां हैं और उन गैर बराबरियों के खिलाफ हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो बतौर प्रोफेसर, हाँ, बतौर प्रोफेसर मीणा साहब, आप भी ये मान रहे हैं कि ये जो पूरी कविता पढ़ी गई मनोज झा के द्वारा, इसमें किसी जाति विशेष पर टिप्पणी नहीं की गई, लेकिन खुद मनोज झा की ही पार्टी के नेता ने उनके खिलाफ आवाज उठा दी। मैं अपर्णा जी का रुख करना चाहूंगी, राजनीतिक विश्लेषक मेरे साथ है। अपर्णा जी, आपकी क्या राय है? जो पूरा मुद्दा खड़ा हो रहा है, देखिए, चाहे राजपूत वोट हो चाहे ठाकुर वोट हो, 5-5% वोट है ये बिहार में, बहुत बड़ा वोट बैंक है। क्या आपको ये लग रहा है कि ये आरजेडी की अपनी कोई रणनीति है कि इस तरीके से बांटो और वोट अपने झोली में डालो? शोभना जी, मैं सबसे पहले ये कहूंगी कि ये जो भी घटना हो रही है, जिसके निंदा या जिसके पक्ष में लोग बोल रहे हैं, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें राजनीति हो या समाज में हो, ये जो भी जात पात करते हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि जो जाति है वो अगर आप उसको पॉजिटिव सेंस में लें, जातिवाद, जाति में विभक्त करना, ये समाज को सरल और कुछ निर्णय लेने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन इसका यदि हम गलत उपयोग करें, लोगों को लड़वाने में उपयोग करें, वोट की राजनीति में करें, तो ये बिल्कुल बहुत ही हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए बहुत ही ये एक नकारात्मक हमारे देश को ले जाएगा, जो विश्व पटल पर हमारी जो छवि है वो धूमिल करेगी। लेकिन मैं यहाँ पर एक ये बात कहना चाहूंगी कि मैं पेशे से तो वकील हूँ, लेकिन मैं अखिल भारतीय कायस्थ महासभा बिहार प्रदेश की महामंत्री भी हूँ। मैं यहाँ पे कायस्थों की राजनीति नहीं करती, बल्कि मैं कायस्थ, जो मेरे कायस्थ है, उनको उनका सर्वांगीण विकास हो सके, वो अपने अपने क्षेत्र में
अपने क्षेत्र में समाज को एक अच्छे इंसान के रूप में योगदान दे सके। यह हमारा प्रथम कर्तव्य और हमारा मोटो है हमारी संस्था का। तो मैं ये बिल्कुल भी नहीं मानूंगी और मेरा कि जो जात पात कर रहे हैं वो गलत, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं है। लेकिन जात को अगर एक काय से एक अच्छा, अपने जाति से एक अच्छा इंसान बनाए, समाज को योगदान के लिए उसमें वो संपूर्ण योग्यता प्रदान कराए, तो वो जरूरी है। लेकिन आज जो जिस पर आपने डिबेट किया है वो बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी भी जात के गरिमा है, हर जात, किसी भी जात पात को उसको उसकी निंदा नहीं होनी चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये भी बिल्कुल सत्य है कि हम सभी अपने जो हमारा प्रतिनिधित्व जेडीयू जो के है नेता जीएम शाहीन साहब का रुख करना चाहूंगी। बिल्कुल अपर्णा, आपने अपनी बात रख दी है। जीएम शाहीन साहब, क्या लग रहा है ये विवाद क्यों खड़ा हो गया है? आरजेडी का ही एक नेता कविता सुनाता है, आरजेडी का ही दूसरा नेता जो है वो इसका विरोध करता है, और आप गठबंधन में, इंडिया गठबंधन का हिस्सा है आरजेडी के साथ। इस पूरे विवाद को आप कैसे देख रहे हैं? किसका नफा, किसका नुकसान? क्या जेडीयू का फायदा होते हुए देख रहे हैं आप इससे? कोई विवाद नहीं है। आपकी आवाज थोड़ा ब्रेक हो रही है। कोई विवाद नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है। अपोजिशन के बहाने हैं और बीजेपी को मुद्दा बनाना है कुछ न कुछ, कोई किसी चीज़ का विवाद नहीं है। और जहाँ तक आपसी, जहाँ तक एक गठबंधन सरकार जब होती है उसमें छोटी मोटी बातें चलती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसका बात का बतंगा बनाएंगे, एक बड़ा तूफान बनाएंगे। कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं है, और ये सब चीज़ों का हम इतना अहमियत नहीं देते, कोई माने नहीं रखता। लेकिन ये सवाल तो उठाया गया आरजेडी के नेता आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद के द्वारा। सवाल तो उन्हीं की पार्टी से उठा है ना, तो फिर ये इसलिए तो बहस खड़ी हुई। आप बीजेपी को ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी ने ये चर्चा शुरू नहीं की। ये चर्चा 6 दिन बाद आप ही की पार्टी के नेताओं के द्वारा की गई, आरजेडी के नेता जो कि आपके साथ गठबंधन में है। आनंद मोहन, देखिए आनंद मोहन जी हमारे साथी है, और जहाँ तक उनकी बात की कोई बात उन्होंने रखी है, हम उसको इतना अहमियत नहीं देते हैं। बिकॉज आरजेडी, जहाँ तक हमारा पार्टनर का सवाल है, हम इसको मना नहीं करते हैं। वो हमारे अलग पार्टनर है बिहार के अंदर। और रही बात, ये कोई खास मुद्दा नहीं है, और इसके ऊपर मुझे लगता है कि बहस करने की जरूरत है। लेकिन आरोप तो ये लग रहा है कि लालू यादव तो हमेशा ही जात पात की राजनीति कर उन्होंने सत्ता पाई है, और इस बार ये सारा का सारा पासा जो है, सारा का सारा खेल लालू यादव के द्वारा खेला जा रहा है। आरोप तो ये लग रहा है। कोई जात पात की वो कोई राजनीति ऐसी नहीं है। और क्या कहते हैं, और इन सब चीज़ों को जैसे मैंने कहा, हमारी पार्टी अहमियत नहीं देती, और ये सब चीज़ें जो है गठबंधन में चलती रहती है। पार्ट ऑफ द अलाइ पार्टनर है, बड़ी बड़ी चीज़ें होती है, ये तो कुछ भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें होती है, वो भी बिहार जैसे स्टेट में, कोई छोटा स्टेट तो है नहीं, जहाँ पर इतने ज़िले हैं और जहाँ पर इतने विधायक हैं, तो वहाँ पर एक छोटी सी बात को हम अहमियत नहीं देते। ठीक है, माधव आनंद जी कुछ कहना चाहते हैं। माधव आनंद जी, अब आपने सभी पक्षों को सुन लिया है। कोई इसे ब्राह्मण अस्मिता से जोड़ रहा है, कोई इसे ठाकुर अस्मिता से जोड़ रहा है, लेकिन है ये कुल मिलाकर राजनीति। क्या आप मुझसे सहमत हैं? शोभना जी, देखिए कितनी विरोधाभास है। जेडीयू के प्रवक्ता चाहे दानिश इकबाल, जो आरजेडी के समर्थक हैं, उन्होंने अपनी बातों किस रूप में रखा। मैं कह रहा हूं कि अगर मनोज झा जी ने अगर कुछ बोला, अगर उस बयान को हवा नहीं दिया जाता, तो आरजेडी ने क्यों आखिर ऑफिशियली ट्वीट किया कि शानदार भाषण। आखिर आनंद मोहन के पुत्र किस पार्टी से विधायक हैं? और जहां तक जनता दल यूनाइटेड की बात है, जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष लल्लन सिंह ने भी आज जो है सो प्रेस वार्ता किया। उन्होंने भी मनोज झा का समर्थन करने का काम किया। संजय सिंह जो जनता दल यूनाइटेड के क्षेत्रीय समाज से आते हैं और एमएलसी हैं, उन्होंने भी पुरजोर विरोध करने का काम किया। नीरज कुमार जो मुख्य प्रवक्ता है जनता दल यूनाइटेड के, एमएलसी भी हैं, उन्होंने भी इस बयान का जो है सो भर्त्सना करने का काम किया। तो कितनी विरोधाभास है। देखिए ये लोग उन्माद फैलाना चाह रहे हैं, समाज को बांटने की, अग्रो और पिछड़ों की राजनीति करने के चाल में ये लोग हैं। हम लोग चाहते हैं कि जेडी जो है हमें सिखाएगी। अब लल्लन सिंह जी जो जीवन भर जनता दल यूनाइटेड बीजेपी के आशीर्वाद से सत्ता में बनी रही, आज थूक से तुलना कर रहे हैं। आज यही थूक चाट कर ये लोग जैसे लगभग 20 साल से राजनीतिक सत्ता में बने रहे हैं, और आज बीजेपी को जो थूक के बराबर जैसे उनका जो स्टेटमेंट था, उस स्टेटमेंट को सुनिए। तो किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष यह बोले कि आज मुझे थूक भी नवारा नहीं हो रहा है,
आप बताइए कि बीजेपी के लिए उन्होंने ये शब्द यूज किया। अगर बीजेपी नहीं होती तो लालटेन लेकर भी घूमते तो आप सत्ता में कभी नहीं बनते, आपके पार्टी से एक विधायक और एक सांसद भी नहीं होता। लेकिन उस बीजेपी के बारे में आप क्या कह रहे हैं? तो यह जो राष्ट्रीय जेडी ना समझाए हमें तो अच्छी बात है, अच्छी बात है। आपकी वजह से तो हमारा नुकसान हुआ। तो सवर्ण का विरोध करे, जो सीटें कम हुई बिहार के अंदर वो आप लोगों की वजह से हुआ। भैया आपकी शर्म करिए, आपकी शर्म मर्यादा रखिए, मर्यादा रखिए कुछ आप लोग। गुंडा राज स्थापित करने चाह रहे हैं और लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों मिले हुए हैं। ये लोग समझ रहे हैं दोनों की राजनीति अब खत्म हो चुकी है। ये लोग सिर्फ धार्मिक उन्माद, जातिगत उन्माद फैलाकर चाहते हैं सत्ता में बने रहे। पूरे बिहार की जनता, भारतवर्ष की जनता चरित्र को देखिए आरएलजेडी जो है हमें सिखाएगी। आपका कोई विधायक है बिहार के अंदर? बिहार में कोई विधायक है आपका? मुंगेर से जो सांसद हैं बहुत दूर हो जाएगा। वैसे भी उनकी हार विधायक है आपके, गरीबान पे नजर डालो। अगर आपने गलती बोला है, अगर आपने जाने अनजाने में गलती हुई है तो आपको क्षमा मांगनी चाहिए। आपको मनोज झा का समर्थन नहीं करना चाहिए। शाहीन साहब, आप कह रहे हैं कि गठबंधन में इस तरह की चीजें चलती रहती है, लेकिन आपका तो खुद का एमएलसी कह रहा है कि आग से मत खेलो। राजपूती खून जो है वो खौल रहा है उसका मनोज झा के इस बयान पर। खुद आपका एमएलसी कह रहा है। अरे वो उसका अपना पर्सनल राय है, उसमें कौन मना करता है भैया? उसकी पर्सनल राय है, थोड़ी पार्टी ने पक्ष रखा है। साहब जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं साहिल साहब तो कुछ आरजेएलडी जो है हमें सिखाएंगे, हमें राजनीति सिखा रहे हैं। कोई मतलब नहीं है। आप जब बोलते हैं तो अरे लालू प्रसाद, लालू जी और जेडीयू एक है, उसमें दो राय वाली बात थोड़ी है। लंबे अरसों तक रहे हैं तो आप इस चीज को समझिए कि कोई प्रतिनिधि होता है। किसी को ना समझा तो अच्छी बात है। कितने एमएलए आपके कितने एमएलए होने ना होने से क्या फर्क पड़ता है? कितने एमएलए हैं बिहार के अंदर? चाह रहे हैं आप बिहार में दंगल करवाने की आपकी पार्टी का वजूद है और पिछड़े की राजनीति हो, आपकी पार्टी का वजूद है। समाज के सभी वर्गों को साथ में लेके चलना चाहते हैं। आप सवर्ण विरोधी हैं, आप ही के घटक दल के जैसे लोग बाल साफ कर दो का नारा किसने दिया था? लेकिन शाहीन साहब अगर इस समय आप इस तरीके से बच के निकलिएगा तो क्या आपको नहीं लग रहा है आने वाले चुनाव में आपका राजपूत वोट जो है वो छिटक सकता है? सभी लोग हमारे साथ हैं, याद रखिए हमारी बात। ये जो बीजेपी और ये जो आरएलजेडी जो है इनका तो चट्टा साफ होना है उधर बिहार के अंदर। और याद रखिए हम सब लोग एक हैं, इसमें दो राय वाली बात नहीं है। वाजपेयी साहब ये सब एक लालू है। जी हमारे साथ है और वी आर वन। ठीक है वाजपेयी साहब ये सब तो एक है, आप ही मुद्दा बना रहे हैं, इतिहास को खोदकर लालू यादव को ब्लेम कर रहे हैं, जबकि ये जो बांटने की राजनीति है ये एनडीए के घटक दलों के द्वारा भी खूब की जाती है। ये सिर्फ वोट का खेल है सारा। सुनो ना सोमनाथ जी, अरे सोमनाथ जी ये लालू प्रसाद यादव जो है ना राजनीति के धुरंधर हैं और भ्रष्टाचार के भी धुरंधर हैं। ये सब उनकी रची हुई साजिश है। ये दो मेंबर है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है और एक उनके बड़े भारी नेता है। अच्छा। ये आपस में लड़वा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये फिक्सिंग है, इसको बोलते हैं फिक्सिंग। अगर ठाकुरों को गाली दी जा रही है, सो कॉल्ड ठाकुरों का अपमान हो रहा है, तो इससे तो आरजेडी का नुकसान ही होगा। और क्या जेडीयू की ये कोशिश है? शाहीन साहब आपके पास और आऊंगी सवाल के साथ। हाँ वाजपेयी साहब पूरी कीजिए अपनी बात। कोई गाली किसी को नहीं देता। हम ये कह रहे हैं कि ये जानबूझ के सोची समझी राजनीति है और ये फिक्सिंग है लालू यादव की और सर्वाइवल है नीतीश बाबू का। देखिए लड़ाई किस बात की है। जनता दल के एक एमपी कौन है या प्रवक्ता भी हैं, उन्होंने कहा माफी मांगे ये, तो नीतीश अपना सर्वाइवल बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लालू यादव क्या कर रहे हैं, उनका जो तुष्टिकरण वाला मामला था वो गड़बड़ा गया है, तो अब वो अगड़ों पिछड़ों की तरफ नजर डाल रहे हैं कि वहां से कुछ तो ये धुरंधर है राजनीति के। लेकिन ये भूल गए हैं कि बिहार की जनता अब इस स्फेयर में आने वाली नहीं है। जो मर्जी कर लीजिए, सबको दिखता है। कैसे हो सकता है एमपी का बयान की सोचा समझा बयान नहीं? वाजपेयी जी कैसे ये कह दोगे कि आप कविता पढ़ रहे हैं? सुनिए, कविता नहीं पढ़ रहे हैं, जानबूझ के उस कविता को पढ़ा गया और उसके पीछे समाज के दो वर्गों को लड़ाने की साजिश है।
जिससे कि वुमेन रिजर्वेशन बिल जो ये सरकार लेके आई है उसके महत्वता को कम किया जा सके। एक्चुअली क्या है, एक सेकंड यार, एक सेकंड जनाब, एक सेकंड। हम ये कह रहे हैं कि जो मोदी जी ने सर्जिकल स्ट्राइक किया है ना, ये महिला रिजर्वेशन बिल लाके, ये उससे डर के मारे इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। तो कैसे अरे बाप रे बाप रे बाप रे कि मोदी सरकार काम कर रही है और बिहार में भी जीते, पिछली बार 39 जीती है, 40 जीते। वाजपेयी जी क्या तो अब ना इनका तुष्टीकरण चलेगा, मैं तो ना इनका वर्गीकरण चलेगा, ना जात पात की राजनीति चलेगी, ना अगड़ा पिछड़ा चलेगा। तो ये घबरा गए उनसे सारे मूवमेंट से। अरे वाजपेयी जी, जनाब वाजपेयी जी आप तो बीजेपी का स्पोक्समैन क्यों नहीं बनते? फिर बोलना आप डिबेट का एक तरीका है। नेक्स्ट टाइम आपको मैंडेट कंफर्म है बीजेपी की तरफ से। नेक्स्ट टाइम आपको मैंडेट कंफर्म। आप जो है बीजेपी के स्पोक्समैन कंफर्म हो गए। आप बोल लो, आप बोल लो आज आपको सुन के बीजेपी वाले ताली बजा रहे हैं। ऐश करिए। नहीं अरे जनाब ऐसे नहीं होता है, बोलने से कोई वोट हमको वोट नहीं चाहिए ना कोई हमें पद चाहिए, सबको मालूम है इस बात का। जो हकीकत है वो आपके सामने आ गई है, वो बिहार की जनता के सामने आ चुकी है। और लालू और शाहीन साहब, आनंद मोहन के लिए जो भी सुविधाएं दी गई, जिस तरह से वो जेल से बाहर आए, उसमें नीतीश कुमार का योगदान माना जाता है। तो ये आनंद मोहन के बेटे से इस तरीके से विरोध करवाकर मनोज झा के बयान का, मुझे तो लग रहा है कि ये राजनीति में तुप का इक्का फेंकने का काम जेडीयू नीतीश कुमार के द्वारा किया जा रहा है। नहीं, हम लोग क्यों करें? हमें क्या मतलब? हम क्यों तो ये का फेंके? हमें राजनीति हम क्यों करें किसी चीज के ऊपर राजनीति? हमारा तो साफ कहना है, हम तो सिंपल हमारी बात है, हम तो कानून की राज की बात करते हैं। दानिश इकबाल साहब, मैं तो देखो, हमें तो किसी को खुश करना नहीं है। मैंने भाजपा को तो खुश तो करना नहीं, जैसे प्रवक्ता उनको खुश करने की कोशिश करते हैं क्या टेलीविजन स्क्रीन पे आके। भाई हम सिंपल काम कर रहे हैं। काम जो है, जहां तक बिहार के रोजगार का सवाल है, बिहार के डेवलपमेंट का सवाल है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमें कानून के राज से मतलब है। वो तो आप लोग जो तमाम राजनीतिक दल, चाहे वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी हो, चाहे वो जेडीयू हो, चाहे वो बीजेपी हो, बिहार के विकास की तो आप लोग बात ही मत कीजिए। जिस तरीके से अस्पताल की तस्वीरें आती हैं, जिस तरीके की वहां पर है रोजगार की स्थिति, वो तो मुझे लगता है कि आप किसी भी राजनीतिक दल को कोई हक ही नहीं है। आप लोग सिर्फ जाति के नाम पर बांटिए और अपना अपना वोट बैंक साधिए। दानिश अली, अब ठीक है, वो आवाज आ रही है? हाँ, मुझे आ रही है आपकी आवाज। शोभना जी, मैं बताना चाहता हूं, जो है वो आरजेडी समर्थक नहीं है हमारे यहाँ। देखिए जब वो मैसेज करवा दीजिएगा। 1 लाख नौकरियां हमने इंडिया गठबंधन से अभी भाजपा घबरा गई, इसी वजह से बौखला गई है और कुछ से कुछ जो बयान हो रहा है ना, उसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। तोड़ मरोड़ के क्या पेश किया जा रहा है? सीधी सीधी कविता सुनाई गई है और चेतन आनंद के द्वारा उसका विरोध किया गया है, उसको ठाकुरों के सम्मान से जोड़ा गया है। माधव आनंद कुछ कहना चाहते हैं, रुक जाइए दानिश इकबाल। शोभना जी, दानिश भाई को मैं कहना चाहता हूं। दानिश भाई, आपने कहा कि बीजेपी कंस्पिरेटर है, यानी उसने षड्यंत्र रचा है। मैं कहता हूं कि अगर जाने अनजाने में मनोज झा जी ने अगर इस तरह की कविता जैसे सुनाने का काम किया, उसके बाद आखिर आनंद मोहन के बेटे यानी विधायक तो आप ही के पार्टी से हैं और आपके ऑफिशियल ट्वीट से जाता है, यानी आरजेडी के ट्वीट से उस बयान का समर्थन किया जाता है, उस कविता का समर्थन किया जाता है। इसकी नौबत क्यों आई? दूसरी बात की विरोध भी आपके यहाँ से स्टार्ट हुआ। आप ही के घटक दल के नेता ने जीभ काटने की बात कही। अपना विचारधारा है। अगर आप पूर्व में जाएंगे, तो मानसिक जो है जदयू ने ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बनाया था। फिर क्या हुआ? अरे भैया, पहले समझ लो, आप रिसर्च कर लो, आखिर इस तरह के बयान किस किस के आए हैं? आप ही के पार्टी के नेता, जनता दल यूनाइटेड नेता के बयान आए हैं। आप लोग समाज बांटने की कोशिश कर रहे हो। अपने पे कोई भी बयान अगर कल नहीं, अभी आप देखना सांसद भवन ने बीजेपी के सांसद ने जिस तरीके के दानिश अंसारी को, उसके बाद जनता
नई सरकार चुनेगी, आप लोग को नहीं चुनने जा रही है। देखिए आप दोनों लोग एक एक कर बोलिए, तभी समझ में आएगा। आप दोनों एक साथ बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। दानिश इकबाल साहब, पहले माधव आनंद जी को अपनी बात कह लेने दीजिए, उसके बाद उसका जवाब लेने में आपके पास आ जाऊंगी। उतनी देर आप शांत रहें, लिख लें आप जिसका विरोध आपको करना है माधव आनंद जी का। बोलिए माधव जी। मैंने शोभना जी बहुत सिंपल सा मैंने कहा कि मनोज झा जी ने बयान दिया, आरजेडी ने उसको ऑफिशियल ट्विटर से जो है सो कहा कि बहुत शानदार भाषण। आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद इन्हीं के विधायक हैं। आनंद मोहन की रिहाई में किसका योगदान है सबको पता है। सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, सारा आवाज जो है सो ये जनता दल यूनाइटेड और जेडीयू से उठ रहा है। इन्हीं के नेता विरोध कर रहे हैं। इसके पीछे क्या गणित देख रहे हैं आप माधव आनंद? इसके पीछे क्या साजिश आप देख रहे हैं शोभना जी? भाई इससे तो नुकसान ही होगा ना। अगर आरजेडी का एक नेता ठाकुरों के खिलाफ कुछ बोलता है और ठाकुर कम्युनिटी नाराज होती है तो इससे किसका नुकसान होगा? आरजेडी का। और क्या आपको लगता है कि आरजेडी और इससे जेडीयू का फायदा हो सकता है? क्योंकि आनंद मोहन नीतीश कुमार से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके पीछे क्या रणनीति, क्या साजिश आप देख रहे हैं? मैं जानना चाहती हूँ। लालू यादव, जो वाजपेयी जी ने भी कहा, इंडोर्स किया हम लोग की बात का, कि लालू यादव की पूरी राजनीति जो है ना इसी तरह जो है ना डिवाइड एंड रूल्स पॉलिसी रही है। वो इस बात को बखूबी समझते हैं कि सवर्ण समाज आज के डेट में यानी किसी भी हालत में जो है आरजेडी या जनता दल यूनाइटेड के तरफ नहीं है। तो किस तरह जैसे वोटों का बंटवारा हो, ध्रुवीकरण कैसे हो, इस तरह साजिश के तहत ये जो है कविता पढ़ी गई है। मैंने कहा ना कोई ऐसा तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि अगर ठाकुरों को गाली देंगे तो जो पिछड़े हैं वो लालू के साथ आ जाएंगे? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। नहीं, क्यों नहीं लग रहा? अगर मान लीजिए कि मैं कहता हूं मनोज झा जी इतने बड़े नेता हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, मेरे अच्छे मित्र भी हैं। माधव आनंद जी, अब समय बहुत बदल चुका है, समाज बदल चुका है। अब मुझे मेरा फायदा दिखता है, दूसरे का क्या नुकसान, दूसरे को क्या गाली, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। आप पिछड़ों के लिए काम करेंगे तो आपको वो वोट देंगे। ओबीसी का तो सारा राग जो है वो एनडीए अलापती रहती है, बार बार याद दिलाती रहती है कि ओबीसी प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री जी तो सीधा कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम लोग को जाति पाति धर्म संप्रदाय में विश्वास ही नहीं करते हैं। इन लोगों की राजनीति यही रही है कि समाज को बांटो, समाज को अग्री पिछड़ी में बांटो। जातिगत जनगणना का उद्देश्य क्या है आप भी समझ रहे हैं, अंदर की क्या बात है सब पता है, आपको भी पता है। तो ये लोग चाहते हैं कि उन्माद पैदा हो, समाज बटे और उसका फायदा उन लोगों को मिले। लेकिन बिहार की जनता बहुत ही समझदार है, बिहार की जनता एक एक चीज को समझ रही है। ठीक है अभिषेक सोम जी, जब ये साजिश सबको समझ में आती है, समाज के हर जाति को, हर धर्म को ये समझ में आता है कि साहब सिर्फ बांटने की राजनीति है, ये वोट की राजनीति है, तो फिर इतना आग बबूला होना क्यों और इतना मान सम्मान से जोड़ना क्यों? कोई राजनीतिक दल मेरे इलाके का विकास करे तो मैं वोट दूंगी, नहीं तो मैं नहीं दूंगी। क्या इस थ्योरी पे काम नहीं चल सकता है? हर चीज मान सम्मान से जोड़ने से ही चलेगी बात। देखिए, किसी को अधिकार नहीं है किसी समाज को अपमानित करने का। और रही बात क्षत्रिय समाज की, क्षत्रिय समाज के बलिदान और त्याग करने के बावजूद भी उसको इस स्तर पर अपमानित किया जा रहा है, तो मैं तो कहूंगा लालू जी को उनको पार्टी से बाहर निकाल देना चाहिए था। और क्षत्रिय समाज के युवाओं में और क्षत्रिय समाज में इतनी जागृति है कि वो जब चाहें, जब इन राजनीतिक दलों पे फोर्सफुली कंट्रोल कर लेंगे। हम किसी से कमजोर थोड़ी हैं, हम तख्ता पलट करने की ताकत रखते हैं, कल भी रखते थे, आज भी रखते हैं और आगे भी रखेंगे। हम किसी से कमजोर नहीं है, हम सम्मान करते हैं। हमने मतलब तो मुझे आप ये जवाब दे दीजिए, हमारे साथी थे जो पिछड़े थे, मुझे बस इतना सा जवाब दे दीजिए कि क्या क्षत्रिय समाज का सम्मान इतना हल्का है कि कोई कविता पढ़ के सुना दे और उससे वो सम्मान हमारा छिन्न भिन्न हो जाए? क्या हमारा सम्मान इतना हल्का है कि कोई कविता सुना दे और बस हमारा अपमान हो जाता है? आपके देखिए शोभना जी, आप अपमानित नहीं, आपको अपमान नहीं लगता होगा, हमें अपमान लगता है, क्योंकि हमने अपनी गरिमा के लिए ये त्याग और बलिदान दिया है। हमें कोई मेडल्स नहीं मिल गए, कोई रियासत नहीं मिल गई, कोई बहुत बड़ा पुरस्कार नहीं मिल गया, भारत रत्न नहीं मिल गया। क्या आपको भी मान अपमान लगता है जब किसी समाज के आदमी को पगड़ी नहीं पहनने दी जाती है, घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है? हर चीज क्या इस समाज में मान और सम्मान से जोड़ी जाएगी? मतलब हमें पीने का पानी नहीं चाहिए, हमें साफ हवा नहीं चाहिए, हमें पढ़ाई नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए, साहब हमें सिर्फ सम्मान चाहिए। आप हमारी तारीफ में सिर्फ कविताएं पढ़ते रहिए। मीना साहब, दोनों में बहुत फर्क है, बहुत मूलभूत फर्क है। एक जिस कविता की बात हो रही है वो कविता कोई ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अभी नहीं लिख दी, वो तो बेचारे गुजर चुके हैं।
ये कविता उन्होंने कम से कम 15 साल पहले लिखी और इस कविता को देश के 100 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा अचानक से इससे किसी का अपमान कैसे हो गया। ये भारत की जाति व्यवस्था को उजागर करने वाली कविता है कि भारत में कैसे जाति व्यवस्था है और जाति व्यवस्था के उदाहरणों को हम देखते हैं। किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जा रहा, किसी को उसकी पगड़ी हटा दी जा रही है, तो वो वास्तविक जीवन से उदाहरण है। एक कविता से किसी समाज का अपमान नहीं हो गया, ठीक है, वो जाति व्यवस्था को उजागर करने वाली कविता है। बल्कि आज साहब, क्या आपको लग रहा है कि बिल्कुल चाहिए। कविता किसी खराब इंटेंशन से नहीं सुनाई गई, जैसा कि आप भी कह रहे हैं और आप ये भी कह रहे हैं कि समाज को बांटने की कोई कोशिश नहीं है, पूरी की पूरी ये बीजेपी की साजिश है? क्या बीजेपी ने मनोज झा को कहा कि कविता सुना दीजिए संसद में और ठाकुरों के लिए ऊपर बोल दीजिए? देखिए, आपको एक बात समझना चाहिए कि ह्यूमन एरर हो सकता है। हम ये नहीं मानते कि ह्यूमन एरर नहीं होता है, ह्यूमन एरर हो सकता है, लेकिन इसको इस तरीके से आप उछालना जो है, जो इसको हाईलाइट करना, इतना बड़ा नेशनल इशू बनाना ये कोई बात नहीं बनती। देखिए, जहां तक मनोज साहब का सवाल है, जहां तक जेडीयू का सवाल है, जैसे मैंने पहले ही कहा कि बिहार में दूसरी किसी पार्टी का कोई मतलब नहीं बनता, और अगर कोई बात हो भी गई हो तो उसको इतना उछालने का क्या मतलब है, इतना इशू बनाने का क्या मतलब है? लेकिन ये तो आनंद मोहन जो है नीतीश कुमार के साथ रोज उठते बैठते, नीतीश कुमार जी इस विवाद को रुकवा सकते थे, खुद जेडीयू की तरफ से उठवाया जा रहा है इस मुद्दे को, ऐसा हमें पता चल रहा है, ताकि राजपूत वोट जो है उसको आप समेट सके, ठाकुर वोट को आप समेट सके। ये भी निकलकर सामने आ रहा है, क्योंकि सीटों के बंटवारे पर तो आप और आरजेडी एक प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं, एक पेज पे। नहीं, हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे, हमें कोई दूरी नहीं है। मैं बता रहा हूं, कौन कहता है, किसने बोला कि हम लोग जो है शोभना जी हम लोग अलग अलग? ठीक है, माधव आनंद जी, हो सकता है किसके यहाँ नहीं होता, एक छोटा सा परिवार माधव होता है, आनंद 4 जी, लोगों देखिए का शाहीन वहाँ साहब होता है जी, शाहीन साहब कह रहे हैं हम लोग बिल्कुल एक पेज पे, आप कितनी भी लड़ाई लगवाइए, आप कितना भी ठाकुर ब्राह्मण का विवाद खड़ा कीजिए, वोटर जो है वो आरजेडी और जेडीयू के गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को ही वोट देगा। तो ये लड़ाई तो आप लगवाने का काम कर रहे हैं। शाहीन साहब बहुत ही शालीन व्यक्ति हैं, जम्मू कश्मीर में जैसे बैठते हैं, लेकिन बिहार की राजनीति को बखूबी समझते हैं और आदरणीय नीतीश कुमार जी को भी बखूबी समझते हैं। आदरणीय नीतीश कुमार का जी को वर्किंग जो स्टाइल है ना, उनसे कुछ पूछिए तो क्या कहाँ क्या हो रहा है पता करेंगे, उनका यही स्टाइल है, क्या कहाँ पता करेंगे, उनको कुछ पता ही नहीं होता है, लेकिन वास्तविक बात है उनको सब पता होता है। तो वो जो श्रूड पॉलिटिशियन है, जो लगभग जैसे 20 साल 25 साल जैसे उनका शासन हो जाएगा, 20 साल जो है हो जाएगा, तो वो अच्छी तरह बखूबी समझते हैं कि किस समय जैसे क्या स्टेटमेंट दिलवाना। और मैं तो कहा ना कि जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के लोगों ने ही उसको उठाया है, यानी बीजेपी के तरफ से या हम लोग के तरफ से नहीं उठाया। तो जब यही दोनों घटक दलों के लोग उठा रहे हैं, किसी को जीभ काटने की बात कर रहे हैं, किसी को कर रहे हैं थप्पड़ मारेंगे, तो इस तरह के अगर बयान माधव आनंद जी, मुझे तो कुछ और ही लग रहा है, मुझे तो लग रहा है इस देश के राजनीतिक दलों ने सबने हाथ मिला लिया है, ताकि शिक्षा की बात ना हो, बेरोजगारी की बात ना हो, साफ पीने के पानी की बात ना हो, अस्पताल में जो उपचार नहीं मिल पा रहा है उसकी बात ना हो, महंगाई की बात ना हो। इसलिए ठाकुर ब्राह्मण यादव दलित ये सब मुद्दे उठा के रखो, ताकि जनता जो है वो इन्हीं में उलझी रहे। बहरहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। जी न्यूज़।